वन एंड वेलकम बैक टू द चैनल टीएच क्लासेस। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हमारा 24 चैप्टर। ठीक है, हिंदी की सीरीज का ये 24 चैप्टर है और ये सेकंड लास्ट चैप्टर है। इसका नाम है हिंदी और जनसंचार माध्यम। तो हिंदी और जनसंचार माध्यम, ये इससे पहले हमने जो चैप्टर पढ़ा है वो है हिंदी की क्या क्या प्रयुक्तियां हैं, क्या क्या उसमें था। तो वो सारा आप प्लीज देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट आपकी बन चुकी है, प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जनसंचार यानी कि जन जब संचार, जिस माध्यम से वो संचार कर सकता है। संचार क्या होता है? अपने विचारों और जो भी हम सोचते हैं, जो भी हम कहना चाहते हैं, उनका आदान प्रदान करना। ठीक है, तो उसी को हम जनसंचार कहते हैं। तो इसको पढ़ते हैं और मैं इसमें सिर्फ इम्पोर्टेंट चीजें पढ़ाऊंगी जो आपके पेपर में आ सकते हैं। ठीक है, आज सूचना तकनीक का जमाना है, तो हर जो सूचना तकनीक है उसका जमाना है। आप सभी को पता है दुनिया का हर छोटा बड़ा काम सूचना तकनीक से जुड़ गया है, चाहे वो पढ़ाई लिखाई का क्षेत्र हो। जैसे आपने देखा तो कि कोरोना जब आया, कोरोना आने के बाद क्या हुआ कि सभी बच्चों की पढ़ाई जो थी वो फोन में होने लग गई। रोजगार तलाशने का मामला हो, सारे अगर हम रोजगार की बात करें, जॉब्स वगैरह भी अब मोबाइल में आने लग गई हैं, है ना। जैसे अपना जॉब ऐप वगैरह वगैरह। अपना रोजगार बढ़ाने या फिर खेती किसानी, मौसम, देश दुनिया की जानकारी हासिल करने के लिए की जरूरत, सब कुछ हमारी तकनीक के जरिए होने लग गई है। सब कुछ संभव है अब। ठीक है, अगर कोई दूर दराज में कोई इलाके में कोई ऐसा विद्यार्थी है जो पढ़ना चाहता है, तो वो घर बैठे अपने सारे पाठ्यक्रम की, जैसे आप भी घर बैठे यूट्यूब पर अपनी क्लासेस ले पा रहे हैं। तो ये किस लिए हो रहा है, ये किस कारण हो रहा है? ये सूचना तकनीक के कारण हो रहा है। ठीक है, ये बेसिकली इसके बारे में है कि यहाँ पर देखो, जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ये सारे जो पोर्टल होते हैं, वेब मैगजीन, यूट्यूब, ये सारे माध्यम विकसित हो चुके हैं आज, और हजारों लोग इसके साथ जुड़कर इसका फायदा उठा रहे हैं। तो ये देखो इसके उद्देश्य हैं, उद्देश्य स्किप करेंगे। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, संचार माध्यम क्या है, उनके क्या महत्व हैं, ये सब पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है संचार, जनसंचार का महत्व। देखो, कल्पना करो कि आपके पास अखबार, रेडियो, टेलीविजन, मोबाइल फोन जैसे साधन ना होते तो क्या होता। जाहिर सी बात है, बहुत सारी सूचनाएं, बहुत सारे समाचार हम तक नहीं पहुंच पाते। अगर उनमें से कुछ पहुंचते भी तो काफी ज्यादा समय लग जाता। इस तरह न सिर्फ हम दूसरों के बारे में बहुत कुछ नहीं जान पाते, बल्कि हमारी भी बहुत सारी उपलब्धियों के बारे में लोगों को जानकारी नहीं मिल पाती। आज जब रेडियो, टेलीविजन, मोबाइल फोन है, तो हमें सारी जानकारियां घर बैठे ऑनलाइन मिल जाती हैं। ऑनलाइन तो बहुत अच्छा है, और अखबार वगैरह से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, सारी सूचनाएं मिल जाती हैं। लेकिन जब अगर ये चीजें ना होती तो हमारी बहुत सारी ऐसी उपलब्धियां जो लोगों को नहीं पता चलती, और दूसरों के बारे में भी हमें बहुत कुछ नहीं जान पाते। बहुत होता तो हमसे जुड़े लोग, यानी कि जो गांव, मोहल्ले, परिवार, रिश्तेदार, दोस्त वगैरह हैं, उनके बारे में भी हमें जानकारी नहीं मिल पाती। देश दुनिया की बहुत सारी जानकारियां हम तक नहीं पहुंच पाती, और हमारी जो सरकारें हैं वो क्या कर रही हैं उसके बारे में भी हमें पता नहीं चलता। सरकार जो भी कर रही है वो कहाँ तक ठीक है, कहाँ तक ठीक नहीं है। आपने जब देखा हो तो यूट्यूब पर भी बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो कि सरकार के बयानों के बारे में टिप्पणी करते रहते हैं, जिससे जनता को ये पता चलता है कि सरकार आखिर क्या कर रही है और कैसी कैसी कौन सी जो भी सेवाएं वो हमें देना चाह रही है। ठीक है, कौन सी ऐसी एक्टिविटीज हैं, तो वो सारा हमें कहाँ से पता चलता है? संचार के द्वारा। जनसंचार को लोकतंत्र का चौथा खंबा कहा जाता है, चौथा स्तंभ कहा जाता है। किसको? जनसंचार को। इसलिए कि अखबार, रेडियो, टीवी जैसी जो माध्यम सूचनाओं के जरिए लोगों को जागरूक करते रहते हैं, बताते रहते हैं कि सरकारें ठीक तरह से काम कर रही हैं और क्या ठीक नहीं कर रही हैं, क्या होना चाहिए और जो हो नहीं पा रहा है, समाज में कहाँ अच्छा काम हो रहा है, अगर कहीं कुछ बुरा हो रहा है तो उसे कैसे दूर किया जाना चाहिए। इस तरह के सरकारों और प्रशासन पर भी दबाव बना रहता है कि वो देश और समाज के लिए ऐसा कोई काम ना करे जिससे जनहित पर बुरा प्रभाव पड़े। अगर आप देखेंगे तो सरकार के बारे में, जैसे मैंने आपको बताया कि सरकार क्या काम कर रही है, क्या गलत कर रही है, क्या ठीक कर रही है, वो सब हमें आज घर बैठे यूट्यूब पर, फेसबुक पर इसकी जानकारी मिलती रहती है। ठीक है, जनसंचार माध्यम एक पाठक, श्रोता, दर्शक के रूप में आम नागरिकों को भी अवसर देते हैं कि वे अपने विचार प्रकट कर सके। इसलिए हर अखबार में पाठकों के पत्र के आवश्यक जगह होती है।
तो देखो इसमें बेसिकली जनसंचार का क्या महत्व है। जनसंचार हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला पॉइंट तो इसमें ये बताया कि अगर जनसंचार नहीं होता तो हमें दूसरों के बारे में जानकारी नहीं मिलती और हम भी अपनी जानकारी, अपने जो जीवन की उपलब्धियां हैं वो दूसरों तक नहीं पहुंचा पाते। और दूसरा इसमें यह है कि जनसंचार लोकतंत्र का बहुत ही इम्पोर्टेंट और चौथा खंबा है। और इससे क्या होता है, ये हमारी सरकार पर दबाव भी बना के रखता है। ठीक है, जो वो सही कर रही है, वो गलत कर रही है, वो सारी चीजें हम तक, जनता तक पहुंचाता है। और हम जनता जो है वो अपनी आवाज उठा सकते हैं जनसंचार के माध्यम से। ठीक है, आप अब देखो, इसके अलावा जनसंचार माध्यमों का उपयोग प्रशासन और सरकारें भी करती हैं। जैसे सरकार अपनी योजनाओं के बारे में लोगों को किससे बताती है। आपने जब देखा हो तो यहाँ पर टीवी पर भी क्या होता है कि सरकार की जो भी योजनाएं वगैरह आती हैं उनके एड्स आते रहते हैं। अभी यूट्यूब पर आप देखेंगे कि यूट्यूब पर भाजपा सरकार के बहुत ज्यादा ऐड आ रहे हैं, मोदी जी के। ठीक है, उनके ऐड किस बारे में आ रहे हैं कि उन्होंने क्या क्या काम किया। तो ये जो एड्स वगैरह आते हैं, जो सरकार है वो भी इसे अपना माध्यम बनाती है, लोगों को इनमें हिस्सेदारी के लिए प्रेरित करने का प्रयास करती है कि ये योजनाएं हैं, इनमें आप हिस्सेदारी ले सकते हैं। सरकार और प्रशासन को भी अपनी बातें लोगों तक पहुंचाने की जरूरत होती है ताकि लोग उनका समुचित लाभ उठा सके। तो बेसिकली इसमें यही बताया गया है, जो सरकार प्रशासन है वो भी विज्ञापन, समाचार, सूचना, ये सब प्रकाशन प्रसारण का सहारा लेती है। और इसके अलावा जैसे कि माता और शिशु को स्वस्थ रखने वाली जो योजनाएं चलाई जाती हैं, वो कैसे पहुंचाती है लोगों तक, अखबारों में भी एड्स देती है सरकार। ठीक है, तो हमने यहाँ पर 3 इसके महत्व देख लिए। ठीक है, अब इस तरह संचार आम नागरिक, सरकार, प्रशासन के बीच एक सेतु का काम करती है। ठीक है, सेतु का काम कैसे करती है, वो सतर्क करती है, सचेत करती है और जागरूक बनाती है। किसको? आम नागरिकों को। अनेक सामाजिक बुराइयों से भी दूर रहने और समाज में कुछ बेहतर काम करने की प्रेरणा भी देते हैं। कल्पना करो कि अगर संचार माध्यम नहीं होते तो क्या होता। तो सरकार और प्रशासनिक जो अधिकारी हैं, कर्मचारियों के बीच का कामकाज का ढंग क्या होता? नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। क्योंकि वो अपने आप, अपने मतलब उनके ऊपर कोई भी दबाव नहीं होता। ठीक है, आज जब उनके ऊपर दबाव है तो वो अच्छे तरीके से काम भी कर रहे हैं। अगर दबाव नहीं होता तो वो अपने ढंग से काम नहीं करते, जो जैसा चल रहा होता वो वैसा ही चलता। ठीक है, वो शायद लोगों के हित के बारे में भी अनदेखा करते। ठीक है, इसलिए जनसंचार माध्यम को लोकतंत्र का चौथा खंबा कहा गया है। क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि लोकतंत्र का चौथा खंबा क्यों कहा गया है। क्योंकि जो जनसंचार माध्यम है वही जो ये सरकार, प्रशासन है, इनके ऊपर दबाव बनाती है और लोगों तक इनकी बातें पहुंचाती है कि ये क्या ठीक कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। ये मैं बात बहुत बार बोल चुकी हूँ, तो प्लीज इसको समझ जाइएगा। ठीक है, पहला होता है, अब देखो इन 3 खंबों के बारे में जानते हैं। चौथा तो हमें पता चल गया जनसंचार होता है, लेकिन बाकी 3 क्या होते हैं। सबसे पहला होता है इसमें विधायिका। विधायिका यानी कि संसद और विधानसभाएं, जहां जनता के चुने हुए प्रतिनिधि जाते हैं, फिर जनता के हितों और देश के विकास को ध्यान में रखते हुए कानून, नियम, कायदे बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहला होता है विधायिका। विधायिका में कौन कौन आता है? संसद और जो विधानसभा होती है। विधानसभा और संसद, इसमें क्या होता है, जो जनता जो प्रतिनिधि चुनती है वो लोग जाते हैं और वो प्रतिनिधि या वो मिनिस्टर्स जो जाकर जनता के हित के बारे में, देश के विकास के बारे में कानून, नियम, कायदे वगैरह जो भी बनाते हैं। ठीक है, फिर दूसरा आता है कार्यपालिका, या जिसको आप व्यवस्थापिका बोलते हैं, यानी कि पुलिस और प्रशासन। ठीक है, पुलिस और प्रशासन क्या जिम्मेदारी होती है इनकी? इनकी जिम्मेदारी होती है कि कानून और जो नियम, कायदे जो संसद में बने हैं, जो हमारे प्रतिनिधियों ने बनाए हैं, उनका पालन कराना, लोग उनका पालन करें। ठीक है, पुलिस का काम यही तो होता है कि अगर कोई चोरी चकारी कर रहा है, वो हमारे कानून के खिलाफ है, तो उस चीज को दंड देना, जो ये सब काम कर रहे हैं, और उनसे सारे नियम, कायदे, कानून का पालन करवाना। इसके लिए वे दंडात्मक अधिकारों का भी प्रयोग करते हैं, जैसा मैंने आपको बताया। ठीक है, और तीसरा क्या है? तीसरा है न्यायपालिका। अगर कोई ऐसा काम करता है जो कि हमारे कानून के खिलाफ है, उसको, उसके ऊपर नजर रखना। ठीक है, और उसको, अगर कोई ऐसा काम कर भी रहा है तो उसको दंड देना। उसका दायित्व का निर्वाह ठीक से नहीं कर रहा है तो उसे दंडित करती है। जैसे कि कोई अधिकारी है या कर्मचारी है जो रिश्वत देकर किसी दोषी व्यक्ति को छोड़ देता है, ये गलत काम करने में उसका साथ देता है, तो न्यायपालिका क्या करती है? उन दोनों को ही दंडित करती है। चाहे वो कोई कितने ही बड़े पद पर हो, अगर वो गलत काम करता है तो उसको न्यायपालिका दंड देती है। ठीक है, चलिए, तो इसके बाद आपने समझ लिया। और फिर उसके बाद लोकतंत्र का चौथा खंबा आपका आता है, किसका? जनसंचार माध्यम का।
अब इसका मतलब ये नहीं है कि जनसंचार माध्यम सिर्फ सरकार, प्रशासन या फिर पूरी व्यवस्था के विरोध में काम करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है। मैंने आपको बताया सरकार इसका इस्तेमाल इसलिए भी करती है कि वो अपने एड्स वगैरह दे सके, अपनी योजनाएं जो वो ला रही है वो उसके बारे में बता सके, तो ये कल्याणकारी सूचनाओं को भी लोगों तक पहुंचाते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो है वो सरकारी व्यवस्था का सहयोग भी करते हैं, जैसे पढ़ाई लिखाई संबंधी कोई नीति है सरकार की, वो लोगों तक पहुंचाना, योजनाओं के बारे में अगर संचार प्रसार माध्यम प्रचार प्रसार सरकार नहीं करेगी तो उसके बारे में ठीक ठीक जानकारी लोगों को नहीं मिलेगी। ठीक है, अगर आपसे जो आपने देखा होगा शिशु माता कल्याण वाली जो योजना है, उसका प्रचार प्रसार अगर सरकार ना करे तो लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि इस तरीके की वो योजना है, वो कैसे लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा कारोबार आदि के बारे में समाचार और लेख, फीचर आदि के जरिए विशेषज्ञों की की राय लोगों के सामने नहीं रखते, तो कई लोगों को अपने कारोबार में सहयोग नहीं मिल पाता। ठीक है, अब देखो जनसंचार माध्यम के हमने कितने महत्व पढ़े। सबसे पहला काम होता है सूचनाएं पहुंचाना, फिर उसके बाद लोगों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करना, फिर सामाजिक बुराइयों को दूर करना, सरकारी योजनाओं, कार्यक्रमों, नीति नियमों, कायदों का प्रचार प्रसार करना। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, ये प्लीज बहुत इम्पोर्टेंट है। संचार माध्यम जो है आपके, उसके क्या महत्व है। फिर सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी, जवाबदेही को रेखांकित करते रहना, आम लोगों को जनता और प्रशासन के कामकाज में सहभागी बनाना, किसी योजना, नीति, कार्यक्रम आदि के बारे में आम लोगों की राय सरकार के सामने पेश करना। तो ये सारे महत्व हैं इसके। अब इसके बाद आता है संचार प्रणाली का विकास। तो जो संचार प्रणाली है वो कैसे विकसित हुई, मतलब पहले कैसे संचार थे, अब कैसे संचार है। कल्पना करो कि जब दुनिया में अखबार, रेडियो, टीवी, मोबाइल फोन, इंटरनेट जैसे संचार माध्यम नहीं थे, तब जो लोग थे वो सूचनाओं का आदान प्रदान कैसे करते थे, कैसे राजा के फैसले प्रजा तक पहुंचते थे, कैसे प्रजा को पता चलता था कि राजा उसके लिए क्या कर रहा है, तो कैसे राजा अपने संदेश अपने राज्य के दूर दराज हिस्से, जैसे अपने राज्य के हिस्से हैं उसमें तो पहुंचा सकता था, लेकिन दूर दराज के जो हिस्से थे उसमें कैसे पहुंचाता होगा, उसे कैसे पता चलता था कि दूसरे राज्यों में क्या गतिविधियां चल रही हैं, यानी कि दूसरे जो राज्य हैं उसमें क्या क्या काम हो रहे हैं। फिर किसी दुश्मन के हमले के वक्त वह कैसे दूर दराज फैले अपने सैनिकों, कर्मचारियों से संपर्क कर पाता था। तो ये जो काम होते थे ये कैसे पता चलता था, और व्यापारियों को कैसे पता चलता था कि कहाँ किस चीज का उत्पादन होता है। ठीक है, और वो किस तरह दूसरी जगहों पर हो रहे उत्पादनों से बेहतर काम कर सकते हैं। तो ये सब चीजें कैसे होती थी, ये सब चीजें होती थी, मतलब वो लोग क्या करते थे, वो सूचनाओं का आदान प्रदान का सिर्फ और सिर्फ एक वो था, स्रोत था उनके पास, वो था मनुष्य, यानी कि आदमियों को भेजते थे वो अपने। आपको पता होगा कि आपने जो मूवीज वगैरह देखी हैं जो कुछ पुराने जमाने की होती हैं जिसमें राजा महाराजा वाली होती हैं, उसमें वो क्या करते हैं, अपने आदमियों को लगा कर रखते हैं। ठीक है, अपने राजदूतों को लगा कर रखते हैं कि उनको बताना होता था कि यहाँ पर ये काम हो रहा है, इस वाले राज्य में यहाँ पर ये काम हुआ जा रहा है। ठीक है, कोई व्यापारी है हमारे नए देश में आया है तो वहां पर क्या क्या करना है। तो ये सारी चीजें मनुष्य ही एक स्रोत था, नई नई जानकारी हासिल करना उसकी प्रवृत्ति थी, सूचनाओं के प्रति उसमें सहज जिज्ञासा होती थी। पुराने जमाने में लोग एक जगह से दूसरी जगह आते जाते मुसाफिरों से पूछकर सूचनाएं जानते समझते थे। अब जैसे अभी आपको कहीं जाना है तो आप क्या करेंगे, गूगल मैप्स पर उस जगह की लोकेशन डालेंगे, आप पहुंच जाएंगे गूगल मैप्स के सहारे। लेकिन जब पहले क्या होता था, पहले जब आना जाना होता था, कहीं भी दूसरी नई जगह जाना होता था, तो क्या करते थे मुसाफिर जो थे वो एक दूसरे से आने जाने की जगह का जो भी आपका डेस्टिनेशन है उस जगह के बारे में पूछते थे। और आज भी ऐसा होता है, जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं वो क्या करते हैं, वो आने जाने वाले व्यक्तियों से ही पूछते हैं कि भाई ये जगह कहाँ पर है। तो पहले भी ऐसा ही होता था, जो परिजन रिश्तेदार हैं उन तक सूचनाएं कैसे पहुंचती थी, उन तक जो है डाक डाक जो होता है, मतलब जो आपका चिट्ठी वगैरह है वो पहुंचाए जाते थे। ठीक है, गांव में भी चिट्ठी वगैरह पहुंचाई जाती थी। सूचनाएं पहुंचाने के लिए इस तरीके का इस्तेमाल किया जाता था। इसी तरह राजा भी हरकारे या संवाददाता नियुक्त करते थे, जो घोड़ों पे या पैदल चल के राजकाज से संबंधित सूचनाएं लाते जाते रहते थे। वो क्या करते थे, वो जगह जगह घूमते रहते थे। ठीक है, और फिर उसके बाद जो भी सूचनाएं वगैरह है वो राजा को लाकर
दे देते थे। अब ऐसे ही कारोबार के सिलसिले में व्यापारी भी इधर उधर सूचनाओं को प्रसार करने के लिए घूमते थे। अब जैसे किसी कारोबारी को कुछ भी बेचना है, कुछ भी उत्पादन करना है, तो वो एक जगह के बारे में पहले पता लगाएगा कि इस जगह पर क्या क्या रहन सहन है, कैसे लोगों के आचार विचार हैं, कहाँ पर क्या चीजें अच्छी तरह से बिकेंगी, तो वो सब देख कर ही वो वहां जाता था। ठीक है, आज अगर हम पता लगाएं तो बहुत आसान है, हम नेट पर सर्च कर सकते हैं, हमारे पास आ जाएगा कि इस जगह पर क्या चीज बिक रही है। ठीक है, फिर अंग्रेज आए तो उन्होंने डाक व्यवस्था शुरू करी। इसके जरिए पत्रों, सूचनाओं आदि का आदान प्रदान बढ़ा। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर आए अंग्रेज, अंग्रेजों ने डाक व्यवस्था शुरू करी, टेलीग्राम व्यवस्था उन्होंने शुरू करी। ठीक है, संवाद देना, प्राप्त करना, ये सब फिर डाक के जरिए होने लग गया। मगर संचार का अर्थ केवल निजी या नीतिगत सूचनाओं के आदान प्रदान प्रसार तक सीमित नहीं है। संचार का एक बड़ा काम जनहित की सूचनाओं के प्रसार का है, जिसे पत्रकारिता कहते हैं। संचार का ही एक माध्यम है पत्रकारिता। ठीक है, एक रूप है पत्रकारिता। पत्रकारिता में क्या होता है, किसी एक जन को लेकर बात नहीं होती है, यहाँ पूरे जनहित को लेकर बात होती है। ठीक है, अगर कोई आज भी अगर आप देखें तो जो पत्रकारिता है, जैसे कि जो न्यूज चैनल्स वगैरह होते हैं, वो किसी एक इंसान को लेकर अपनी बात नहीं कहती, वो पूरे देश के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो ये पत्रकारिता का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। पत्रकारिता का चलन शायद तभी शुरू हो गया था जब मनुष्य का बौद्धिक विकास हुआ था। ठीक है, कहा जाता है कि नारद मुनि इस धरती के पहले संवाददाता और पत्रकार थे। तो पहले संवाददाता कौन थे, नारद मुनि, क्योंकि वो ही बाकी देवताओं की जो खबरें थे वो दूसरे देवताओं तक पहुंचाते थे। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि हमारे पुराणों में संवाददाता के रूप में वे पहले प्रमाण है। वे देवलोक के समाचार तो देते थे, पृथ्वीलोक की सूचनाएं भी देवलोक तक पहुंचाया करते थे। हालांकि नारद एक मिथकीय चरित्र है, मगर इससे ये तो पता चलता है कि संवाद प्राप्त करने और पहुंचाने की प्रवृत्ति बहुत पुरानी है। ठीक है, और जैसा कि हम पहले ही बात कर चुके हैं, सूचनाओं के लिए तो मनुष्य जो है बहुत ज्यादा जिज्ञासा में रहता है, और उसका स्वाभाविक गुण है नई नई सूचनाओं को अपने अंदर ग्रहण करना। उसी प्रकार सूचनाओं का प्रसार करना यानी प्राप्त सूचनाएं दूसरों से साझा करना भी उसका सहज गुण है। अब आपको नई सूचना पता चले, ठीक है, और आपका कोई बहुत प्यारा व्यक्ति है, उसे आपको बहुत जिज्ञासा होगी कि ये नई सूचना आप उसे भी बताएं। तो ये एक प्रवृत्ति है मनुष्य की, अपने दोस्तों रिश्तेदारों को बताने की। ठीक है, जब आप छापे की मशीन यानी प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ, तो लोगों ने ऐसी सूचनाओं को मुक्त रूप से प्रसारित करने का विचार किया, जो व्यापक जनसमूह यानी कि व्यापक जनमानस को प्रभावित कर सकती थी। इस तरह समाचार पत्रों का विकास हुआ। फिर उसके बाद क्या आया, फिर उसके बाद आया समाचार पत्र। ठीक है, अभी तक समाचार पत्र का कोई जिक्र नहीं था, ये हम विकास पढ़ रहे हैं, कैसे कौन पहले आया। फिर छापे की मशीन का आविष्कार पश्चिम में तो बहुत पहले हो गया था, पर पहली मशीन 1674 में भारत में पहुंचाई गई थी। ठीक है, 1674 में भारत का पहला अखबार इसके करीब 100 साल बाद 1776 में प्रकाशित हुआ। अखबार में 2 पन्ने थे। इसका प्रकाशक ईस्ट इंडिया कंपनी का एक पूर्व अधिकारी विलियम पोल्स था। ठीक है, तो पहला अखबार भारत में जो छपा वो था 1776 में, और इसका प्रकाशक कौन था, ईस्ट इंडिया कंपनी का एक पूर्व अधिकारी था विलियम बोल्स। यह अखबार स्वभावतः अंग्रेजी में निकलता था और कंपनी और सरकार के समाचार प्रकाशित करता था। फिर उसके बाद पहला अखबार, सबसे पहला जो अखबार था जिसमें विचार स्वतंत्र रूप से प्रस्तुत किए गए, इसमें जो था, जो पहला इसमें वैसे अखबार बताया गया है, उसमें स्वतंत्र रूप से प्रकाशित नहीं थे विचार, उसमें सिर्फ 2 पन्ने थे। ठीक है, अब जो वैसे अगर पहला अखबार की बात करें तो वो था बंगाल गजट। ठीक है, बंगाल गजट जो 1780 में निकला था, और इसको किसने, जेम्स अगस्त ने निकाला था। ठीक है, अखबार में 2 पन्ने थे और उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों के निजी जीवन पर लेख छपते थे। 1790 के बाद भारत में अंग्रेजी भाषा के और कुछ अखबार स्थापित हुए, जो अधिकतर शासन के मुखपत्र थे। 1826 में कानपुर निवासी पंडित युगल किशोर शुक्ल ने कलकत्ता से उद्दंड मार्तंड नाम से हिंदी के प्रथम समाचार पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया। अगर हम बात करें अंग्रेजी के सबसे पहले अखबार की, तो अंग्रेजी का सबसे पहला अखबार था, ये हुआ था 1780 में, बंगाल गजट। ठीक है, कौन सा था, बंगाल गजट। और इसको किसने लॉन्च किया था, किसने इसको निकाला था, वो था आपका जेम्स अगस्त। ठीक है, जेम्स अगस्त। उसके बाद अगर हम बात करें हिंदी में सबसे पहला अखबार कौन सा निकला था, तो हिंदी में जो सबसे पहला अखबार निकला था वो निकला था उद्दंड मार्तंड।
ठीक है। और इसको पंडित युगल किशोर शुक्ल ने कलकत्ता से सबसे पहले 1826 में निकाला था, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उसके बाद साप्ताहिक पत्र 1827 तक चला और पैसे की कमी के कारण बंद हो गया। ये सारी बातें इसमें लिखी हुई हैं। फिर उसके बाद इसमें आता था पाठगत प्रश्न, भारत में पहला अखबार निकला था। सबसे पहला अखबार भारत में वैसे तो 1776 में निकला था, लेकिन अगर हम बंगाल गजट की बात करें तो वो 1780 में निकला था, ठीक है। पहला अखबार वैसे अगर आप लिखें तो सबसे पहला तो था 1776 में। उसके बाद अगर आपसे पूछे बंगाल गजट कब निकला था तो आप लिखेंगे 1780। अगर आपसे पहला अखबार पूछे तो 1776। निम्नलिखित में से क्या संचार माध्यमों का काम नहीं है? सूचनाएं देना, जागरूकता फैलाना, अफवाह फैलाना, या लोगों की समस्याएं उठाना। तो इसका आंसर है अफवाह फैलाना। अफवाह नहीं फैला सकते, ठीक है। उसके बाद प्राचीन समय में सूचनाएं पहुंचाने का काम करने वालों को इनमें से क्या कहा जाता था? संवाददाता, रिपोर्टर, स्ट्रिंगर या हरकारा। तो आंसर हो जाएगा आपका संवाददाता, संवाददाता नहीं, हरकारा। हरकारा कहा जाता था उनको। अब उसके बाद आता है विभिन्न संचार माध्यम। तो सूचनाएं प्रकाशित करने के क्षेत्र में अनेक माध्यमों का विकास हुआ है। तकनीकी विकास के चलते निरंतर इन माध्यमों में तेजी आ रही और विकास हो रहा है। तो सबसे पहला जो आपका संचार माध्यम है वह अखबार। सूचनाओं के प्रसार में अखबार सबसे पहला संचार माध्यम कहा जाता है, कि जिसने लोगों को जागरूक बनाने में योगदान दिया, जिसने लोगों में सूचनाओं की भूख बढ़ाई। जैसा कि ऊपर हम चर्चा कर चुके हैं कि छापे की मशीन आने के बाद जब अखबार छपना शुरू हुआ तो लोगों की समाचारों के प्रति जिज्ञासा और बढ़ी, और आज भी अखबार इतना ज्यादा प्रिय है कि वो बहुत ज्यादा बिकता भी है, और सबसे ज्यादा आप कह सकते हैं प्रिय संचार माध्यम यही है, अखबार। इस तरह लोगों में सही मायने में लोकतांत्रिक प्रवृत्ति का विकास हुआ, क्योंकि वे सरकार और व्यवस्था की नीतियों के प्रति लगातार ध्यान रखने लगे। अब जिस पहले अखबार नहीं था, मतलब अखबार से पहले क्या होता था कि लोगों में कोई भी सरकार को लेकर, व्यवस्था की नीतियों को लेकर कोई भी उनके प्रति जागरूकता नहीं थी। उनको ये नहीं पता था कि सरकार आखिर कर क्या रही है। लेकिन अखबार आने के बाद उनमें सूचनाओं के प्रति भूख बढ़ी, ठीक है। उनमें जो अखबारों की प्रसार संख्या थी वो भी बढ़ती गई। तो अखबार एक बहुत इम्पोर्टेंट आपका संचार माध्यम है। ये जो है गांव गिराव तक की खबरें अखबारों में छपने लगी। अब आप सोचते होंगे कि अखबारों तक खबरें पहुंचती कैसे हैं? तो अखबारों में सूचनाएं एकत्र करने, उन्हें छांटने, फिर संपादित प्रकाशित करने का एक तंत्र होता है। मतलब पूरा एक तंत्र ये बना होता है, ठीक है। कि सबसे पहले अखबार में जो है सूचना एकत्रित की जाएंगी, पहले इकट्ठा की जाएंगी, लाई जाएंगी, उन्हें छांटा जाएगा कि कौन सी खबर कहाँ कौन से पन्ने पर छपनी है, ठीक है। और फिर उसके बाद उनमें से भी कटिंग की जाती है कि ये खबर छपने लायक है या नहीं है। इसमें से कई कई चीजें जो है वो काट दी जाती है। समाचार और विचार, दो तरह की सामग्री प्रकाशित होती है। समाचार में विभिन्न क्षेत्रों, देश दुनिया की सूचनाएं प्रकाशित होती है। समाचार एकत्र करने के लिए हर अखबार अपने संवाददाता नियुक्त करता है। सभी अखबार जो है अलग अलग अपने संवाददाता नियुक्त करता है अखबार में खबरें छपवाने के लिए। पर किसी भी अखबार के लिए संभव नहीं है कि वह हर जगह अपने संवाददाता नियुक्त कर सके। इसलिए आमतौर पर देश और प्रदेश की राजधानियों में वह मुख्य रूप से अपने ब्यूरो यानी संवाददाताओं का एक समूह तैयार करता है, ठीक है। फिर उसके बाद वो स्ट्रिंगर नियुक्त किए जाते हैं, अंशकालिक स्ट्रिंगर जो होते हैं। फिर अपने अपने इलाकों के समाचार फैक्स या ईमेल के जरिए संबंधित अखबार के दफ्तरों को भेजते हैं। देखो, संवाददाता का सबसे पहले तो संवाददाताओं का जो एक समूह होता है वो क्या करता है, वो खबरों को इकट्ठा करता है। इकट्ठा करके फिर वो अखबार के जो दफ्तर होते हैं वहां तक उनको भेजता है। दफ्तरों तक उन्होंने भेजा। दफ्तरों के बाद वो अलग अलग जो मंत्रालय, संगठन हैं, संस्थाएं हैं, पुलिस प्रशासन है, इनके बारे में विज्ञप्ति के जरिए अखबारों को भेजते हैं। और फिर उसके बाद वो एजेंसियां देश दुनिया के स्तर पर काम करती हैं, ठीक है। देश दुनिया के स्तर पर ये एजेंसियां काम करती हैं, दफ्तर जो होते हैं। और इसमें जैसे पीटीआई, यूएनआई, तो जितनी भी एजेंसियां हैं वो क्या करती हैं, वो अलग अलग एजेंसियां होती हैं और ये खबरें पहुंचाने का काम करती हैं। और खबरें पहुंचाने के बाद ये ग्राहक बनती हैं
के। और उसके बाद क्या होता है, दफ्तरों तक पहुंचने के बाद, अब दफ्तरों तक संवाददाता पहुंचा दिया, एजेंसियों ने पहुंचा दिया खबर को। फिर उसके बाद समाचार डेस्क पर तैनात समाचार संपादक की निगरानी में उप संपादकों की टीम उन समाचारों में से महत्वपूर्ण समाचारों का चयन कर संपादित करने और फिर उनके महत्व के हिसाब से निर्धारित पन्नों का प्रकाशित करने की व्यवस्था देखती है। दफ्तर तक पहुंचने के बाद क्या होता है, संपादक। संपादक कौन होता है, ये देखना कि कौन सी खबर छपेगी। संपादक के साथ कौन होता है, संपादक के साथ उप संपादक की भी टीम रहती है, ठीक है। वो इनका काम क्या होता है, इनका काम ये होता है कि खबर कौन सी किस पन्ने पर है ये छांटना, ठीक है। पूरा अखबार जो होता है उसमें कई सारे पन्ने होते हैं, फर्स्ट पेज पे कौन सी खबर आएगी, क्या हेडलाइन डालनी है, ठीक है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट पन्ने पे कौन सी खबर आएगी, कहाँ क्या आएगा, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबर पहले पन्ने पर आएगी, ठीक है। फिर उसके अंदर क्या है, शहर राज्य अंतर्राष्ट्रीय खेल अर्थव्यवस्था, इनके मुताबिक वो बांटते हैं। फिर इसके अलावा हर अखबार में एक पक्ष विचारों का होता है। उसके बाद कौन सा प्रश्न प्रमुख है, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, खेल, पर्यावरण, ये सब कहाँ आएगा, फीचर कहाँ छापने हैं, तो ये सब इसमें लिखता है, ठीक है। अखबार का महत्व यह है कि इसमें छपी सूचनाओं को लंबे समय तक हम सहेज कर रख सकते हैं, मतलब हम इनको लंबे समय तक अखबार जो हैं उनको रख सकते हैं। और अखबार क्या है, एक लिखित स्रोत है, ठीक है, लिखित स्रोत है। मतलब इसका ये है कि हम, ये एक लिखा हुआ स्रोत है तो इसको हम संभाल कर भी रख सकते हैं, हमारे पास इसका एक एविडेंस भी रहता है, प्रूफ भी रहता है। ये कोई भी खबर अगर हमें निकालनी है तो हम पुराना से पुराना अखबार उठा सकते हैं और फिर उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट इसका माध्यम है रेडियो। रेडियो का आविष्कार तेजी से सूचनाएं पहुंचाने के मकसद से हुआ था। रेडियो जो है वो आज़ादी से पहले से ही इसका विकास हो चुका था। डाक व्यवस्था या फिर अखबार के जरिए सूचनाएं पहुंचाने में कम से कम 24 घंटे का समय लगता था। तो क्या होता था कि डाक व्यवस्था मतलब जो चिट्ठी वगैरह है, पत्र वगैरह पहुंचाने में क्या होता था कि और अखबार के जरिए भी अगर पहुंचानी है खबर तो 24 घंटे का समय तो लगता ही था, यानी कि एक दिन हमेशा लग जाता था। तो इसलिए क्या हुआ कि रेडियो का आविष्कार कर दिया गया है, ये सोच के कि जो खबर है वो लोग सुनेंगे और जल्दी से जल्दी उन तक पहुंच जाएगी। आज की घटी घटना के बारे में सूचना अखबार के जरिए कल तक पहुंचाई जा सकती थी। तो इसी तरह कोई सूचना अगर एक जगह से दूसरी जगह भेजनी है तो 2 से 3 दिन के बाद ही वो पहुंचाई जा सकती थी, लेकिन रेडियो के जरिए क्या हुआ, वो तुरंत पहुंचाई जाने लग गई, ठीक है। तो इसमें क्या होता था, इसमें ध्वनि तरंगों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें कि रेडियो केंद्र पर बैठा कोई व्यक्ति सूचनाएं प्रसारित करता है और कुछ सेकंड में ही वो श्रोता तक पहुंच जाती है। तो ये एक रेडियो जो है वो एक श्रव्य माध्यम होता है, ठीक है, श्रव्य माध्यम है ये, मतलब इसको सुना जा सकता है, ठीक है। और फिर उसके बाद जैसे इस माध्यम में जैसे आपको बताना है, जैसे जो आरजे होते हैं, रेडियो जॉकी होते हैं, वो क्या जो कोई भी न्यूज़ उन्हें देनी है, जैसे वो ये बोलते हैं कि समुद्र में तूफान आएगा। इस तूफान आने की आशंका से मछुआरों को सावधान किया जा सकता है और वो भी कुछ ही मिनटों में। इस तरह भारी बारिश या फिर तूफान आने की आशंका से किसानों को तुरंत सावधान किया जा सकता है। तो ये जो रेडियो है ये बहुत ज़रूरी है। ये एक ऐसा साधन है जो दुर्गम स्थानों पर भी सूचनाएं पहुंचा सकता है ना। आपने देखा होगा दुर्गम से दुर्गम स्थानों पर वो एंटीना टाइप के वो पुराने रेडियो होते हैं जिनमें एंटीना होता है, इस तरीके से उसको ठीक कर करके वो कहीं से भी, वो कहीं भी सिग्नल पहुंच जाता है इसका। और मनोरंजन के भी बहुत सारे इसमें कार्यक्रम आते हैं, जैसे गीत संगीत, नाटक, क्षेत्रीय भाषाओं के संगीत और बहुत सारी चीजें इसमें आती हैं। इस तरह इसमें स्वास्थ्य, खेती किसानी, पढ़ाई लिखाई, बच्चों के लालन पालन, इनसे जुड़ी हुई जानकारी भी रेडियो पर मिल जाती है। सरकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार में भी रेडियो जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सरकार जो है अपने सारे के सारे जितने भी वो प्रचार प्रसार करना चाहती है अपनी योजनाओं के बारे में, वो रेडियो के जरिए कर पाती है। इस बढ़ती तकनीक के दौर में रेडियो ने भी इंटरनेट और उपग्रह प्रणाली से जुड़कर अपने क्षेत्र का विस्तार किया है, ठीक है। एफएम रेडियो की तो बहुत धूम है, इंटरनेट के जरिए दुनिया भर के तमाम रेडियो कार्यक्रमों को सुना जा सकता है। और रेडियो जो है वो संकलन, संपादन और प्रसारण का तरीका भी लगभग वही है जो अखबारों में होता है। अखबारों में भी ऐसा ही है जैसे रेडियो में होता है, ठीक है। उसके बाद आपका माध्यम आता है टेलीविजन। टेलीविजन एक श्रव्य माध्यम भी है, और दृश्य माध्यम भी है, यानी कि इसको देखा भी जा सकता है और सुना भी जा सकता है। टेलीविजन दृश्य श्रव्य माध्यम है, यह इन दिनों सबसे लोकप्रिय है। टेलीविजन पर घटनाओं को वास्तविक रूप में घटित होते हुए देख सकते हैं, हम उनको सुन भी सकते हैं। अखबार में क्या होता है, हम पढ़ते हैं, ठीक है।
पढ़ते हैं सिर्फ घटनाओं को, उनकी फोटो देख लेते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। रेडियो में क्या होता है, हम उन चीज़ों को सुनते हैं, ठीक है, उन चीज़ों को हम सुन सकते हैं। लेकिन टीवी में क्या होता है, हम उनको देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। इसलिए जब टीवी का आविष्कार हुआ यानी टेलीविजन का आविष्कार हुआ तो इसे सूचना क्रांति के रूप में देखा गया। इस पर न सिर्फ समाचारों का प्रसारण होने लगा बल्कि अनेक तरह के मनोरंजन, जन जागरूकता से संबंधित कार्यक्रम भी प्रसारित होने लगे। रंगीन टेलीविजन आए तो इसकी लोकप्रियता और बढ़ी और फिर टेलीविजन सेट के निर्माण पर जोर बढ़ा और इस परिवार की क्षमता को ध्यान में रखते हुए टेलीविजन सेट बनाए जाने लगे। और अब तो आपको पता है एलईडी वगैरह, एलसीडी वगैरह आ गए, ठीक है। पहले टेलीविजन के कार्यक्रमों का प्रसारण फिर सिर्फ सरकार का दूरदर्शन विभाग किया करता था। तो आपको पता है दूरदर्शन दर्शन चैनल था सबसे पहले, उसमें सिर्फ क्या होता था, सरकार की जो कार्यक्रम वगैरह हैं उसका उसमें वो आता था, ठीक है, वो दूरदर्शन विभाग था पूरा। लेकिन अब क्या है, अब निजी चैनल हैं और उस पर दूरदर्शन पर आपको, अगर कोई बहुत पुराने बच्चे हैं तो उनको पता होगा कि उस पर संडे टू संडे फिल्म आया करती थी जिसका बहुत बेसब्री से सभी इंतजार करते थे, ठीक है। किसने वो एक्सपीरियंस किया है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। उसके बाद क्या होता था, अब क्या हो गया, अब निजी चैनल आ गए तो वो अपने कार्यक्रम अपने हिसाब से प्रसारित करने लग गए। उसमें क्या है, सीरियल्स वगैरह, नाटक वगैरह, ठीक है, गाने भी आने लग गए। अब तो टीवी में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आने लग गई, जैसे कार्टून वगैरह। मनोरंजन काफी बढ़ गया है, ठीक है। ये सिर्फ अब एक सूचना का स्रोत नहीं रहा है, वो बहुत सारी चीजों का स्रोत टेलीविजन बन चुका है। इसमें अखबार और रेडियो के बाद का माध्यम है और इसका विकास पिछले 25 से 30 सालों में बहुत तेजी से हुआ है। इसलिए इसे न्यू मीडिया के रूप में भी देखा पहचाना जाता है, ठीक है। इंटरनेट से जुड़कर केवल टेलीविजन चैनल की तरफ से प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रम बल्कि इंटरनेट से जुड़े विभिन्न माध्यमों पर उपलब्ध कार्यक्रमों का भी लाभ उठाया जा सकता है। जो टेलीविजन चैनल है, अब आपने देखा है कि यूट्यूब पर भी आ गए हैं और इसके अलावा वो इंटरनेट पर भी आ गए हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं बदल गई हैं। टेलीविजन पर प्रसारित होने वाले समाचारों के संकलन, संपादन और प्रसारण प्रक्रिया की जो जो प्रसारण प्रक्रिया है वो सारी अखबार और रेडियो जैसी ही है। मगर टेलीविजन चैनल चूंकि घटनाओं के बारे में तुरंत जानकारी देने की होड़ में है, इसीलिए वे अपने संवाददाताओं को घटना स्थल पर भी भेजने पर जोर देते हैं, ठीक है। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए। उनके पास क्या होता है, कैमरे वगैरह होते हैं, वीडियो संपादन से वो दिखाते हैं। अब आ गया नए संचार माध्यम। तो हमने अभी तक पुराने हमने क्या देख लिया, रेडियो देख लिया, ठीक है। सबसे पहला क्या था, सबसे पहला था अखबार, ठीक है, अखबार था, फिर उसके बाद रेडियो आया, फिर उसके बाद हमारा टीवी आया, टीवी यानी टेलीविजन। अब नए संचार माध्यम क्या है, नए संचार माध्यम जो नए बिल्कुल अत्याधुनिक हैं और उससे हमें क्या क्या सीखने को मिलता है। सबसे पहला है मोबाइल फोन। मोबाइल फोन जो है ये एक उपकरण के उसमें सम्मिलित रूप ग्रहण कर लिया है, जिसके जरिए हम फोटो खींच सकते हैं, दूसरों तक पहुंचा सकते हैं अपनी फोटो। इस पर इंटरनेट की सुविधा भी है, देश विदेश के सारे अखबार इस पर पढ़े जा सकते हैं, रेडियो के तमाम स्टेशन इस पर आ सकते हैं, टेलीविजन चैनल भी इस पर आ सकते हैं। सबसे बड़ी शांति तो मोबाइल फोन आने के बाद यह हुई है कि तरह तरह के ऐपों के जरिए न सिर्फ सूचनाओं के आदान प्रदान में तेजी आई है, बल्कि पढ़ाई लिखाई, बैंक, रेलवे, हवाई जहाज, शादी विवाह के लिए जगह आरक्षित कराने, मकान, दुकान आदि के टैक्स जमा करने, आयकर, बिजली, पानी, सब कुछ आजकल मोबाइल फोन पर हो जाता है, ठीक है। विभिन्न ऐपों के माध्यम से सूचनाओं के आदान प्रदान में भी काफी तेजी आई है। ऐसे ऐपों के बारे में आप भी जानते हैं, उनमें से कुछ का उपयोग भी करते होंगे। जैसे कि अगर हमें किसी रिश्तेदार के पास फोटोज वगैरह भेजनी है तो हम व्हाट्सएप का, फेसबुक का, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इन सभी ऐपों का इस्तेमाल करते हैं। वीडियो वगैरह भेजनी है तो इन सभी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सरकारी विभाग वगैरह में और सब चीजों में आजकल मोबाइल फोन तो हर जगह इस्तेमाल हो रहा है, ये सब तो आपको पता होगा। बाजार में अगर खरीदारी करनी है तो इसके लिए अगर आपके पास नगद पैसे नहीं है तो उसकी भी जरूरत नहीं है, आप बैंक का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद उसमें लेन देन कर सकते हैं, ठीक है। ट्रांजैक्शन वगैरह सब कुछ आजकल मोबाइल फोन में हो जाती है, छोटी से छोटी ट्रांजैक्शन भी आजकल इसमें हो जाती है। मोबाइल फोन पत्रकारों के लिए भी कोई वरदान से कम नहीं है, क्योंकि वे कहीं से भी किसी भी खबर को लिखकर अपने कार्यालय को भेज सकते हैं। किसी से साक्षात्कार लेकर रिकॉर्ड किया जा सकता है, मतलब किसी से इंटरव्यू लेना है तो वो इंटरव्यू फिर मान लीजिए कोई लखनऊ में जाके इंटरव्यू ले रहा है, उसका क्वार्टर जो है, हेडक्वार्टर वो दिल्ली में है, तो वो क्या करेगा, उस इंटरव्यू को सीधा वीडियो बनाकर अपने फोन से और वो दिल्ली में भेज सकता है। तो ये बहुत बड़ी जो है मतलब
मोबाइल फ़ोन के ज़रिए इनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। और टाइप करके लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। मोबाइल फ़ोन में ये तकनीक है कि आप बोलते जाओगे वो लिखता जाएगा। तो मोबाइल फ़ोन के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें हैं जो हो गई हैं और ये सब आपको पता ही होगा। मोबाइल फ़ोन इंटरनेट से जुड़कर एक प्रकार से चलता-फिरता पुस्तकालय का रूप भी ले चुका है, क्योंकि इसमें हम जो है जो बुक्स वगैरह होती हैं ये भी हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, पढ़ाई-लिखाई में तो बहुत इस्तेमाल आता है, सारी सामग्री इसमें मिल जाती हैं। उसमें कार्यक्रम, सुविधाएं वगैरह सब कुछ इसमें हमें मिल जाता है। संवाहक यंत्र है। फिर आता है ई पेपर। ये भी एक आधुनिक माध्यम है संचार का। ई पेपर का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध अखबार। अब अखबार आपको पता है कि पहले जो है वो पेपर के रूप में मिलता है, आज भी मिलता है। लेकिन अगर हम आधुनिक पेपर की बात करें तो ई पेपर का मतलब होता है कि ई का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक और पेपर का मतलब है अखबार। इलेक्ट्रॉनिक अखबार जो हम अपने फोन पर, लैपटॉप पर या कंप्यूटर पर पढ़ सकते हैं। अखबार यूं तो कागज पर छपने वाले संचार माध्यम को कहते हैं, लेकिन इस पर कागज पर अखबार को छापना और घर घर पहुंचाना खासा खर्चीला काम है। इसके बावजूद कागज पर छपे अखबार को हर किसी तक पहुंचाना संभव नहीं। तो इसी का समाधान करते हुए ई पेपर यानी कि डिजिटल रूप में अखबार प्रकाशित प्रसारित करने का विचार बनाया। इंटरनेट के विकास से क्या हुआ कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक रूप है, ये इसके अखबारों ने अपनी वेबसाइट पर जो पीडीएफ होते हैं, ठीक है, अखबारों के वो सारे या फोटो के रूप में अपने अखबार जो है ई पेपर के जरिए खोलकर जो है उसमें अपनी वेबसाइट में डाल दिया और श्रोता जो जो भी पढ़ने वाले हैं, जो पाठक हैं, वो क्या कर सकते हैं, वो ई पेपर को खोलेंगे और उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा था। अब आपका जो है ई पेपर के बारे में आ जाता है कि ई पेपर के क्या क्या महत्व हैं, क्या इसके लाभ हैं, तो वो आपको बताना होता है। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि ई पेपर से सबसे पहले तो हमारा टाइम बचता है, समय बचता है। इसके अलावा पेपर जो हैं, जो कागज है, उनकी बर्बादी होने से भी बचती है। ई पेपर को हम तुरंत के तुरंत अपनी जो है मोबाइल पर खोल सकते हैं, लैपटॉप पर या कंप्यूटर पर खोल सकते हैं। और इसके अलावा आप ये भी लिख सकते हैं कि ये खर्चीला नहीं है, इतना खर्चीला नहीं है जितना कि एक अखबार होता है। ठीक है, अब आता है वेब पत्रकारिता। कागज पर छपने वाले अखबार, पत्रिका, टेलीविजन और रेडियो के अलावा इंटरनेट पर भी अब पत्रकारिता का एक बड़ा क्षेत्र विकसित हो चुका है। वेब पत्रकारिता का मतलब ये होता है जो आप यूट्यूब वगैरह पर देखते हैं कि वो माइक लेकर वो खड़े हो जाते हैं ना कि हम इस न्यूज़ चैनल से बोल रहे हैं, तो वही वेब पत्रकारिता है कि जो इंटरनेट पर पत्रकारिता करते हैं। ठीक है, जैसे संकलन, संपादन, प्रकाशन, प्रसारण के लिए प्रक्रिया अपनाई जाती है, वैसे ही वेब पत्रकारिता की भी एक व्यवस्था रखनी पड़ती है। वेब पत्रकारिता में क्या होता है, जो समाचार, विचार, मनोरंजन सामग्री है उसका प्रसारण वो लोग करते रहते हैं और थोड़े थोड़े अंतराल पर यानी सर्वाधिक प्रकाशन प्रसारण वो करते रहते हैं। वेब पत्रकारिता भी टेलीविजन चैनलों की तरह तत्काल सूचनाओं का प्रकाशन प्रसारण करती है। वेब पर भी पत्रकारिता के 3 रूप है। पहला है मौखिक, सेकंड है वाचिक और फिर है टेलीविजन की तरह दृश्य श्रव्य। कुछ लोग तो होते हैं मौखिक पत्रकारिता करते हैं, ठीक है, सिर्फ बोलकर बताते हैं। कुछ होते हैं वाचिक करते हैं जो सिर्फ जो है चीजों को पढ़ते हैं, ठीक है, और कुछ होते हैं टेलीविजन में जैसे दृश्य भी दिखाते हैं और फिर उनको बोलते भी हैं, तो वो सारा। तो इसमें भी सभी तरीके की पत्रकारिता की जाती है, जैसे इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, व्यवसाय, व्यापार सबके बारे में। फिर आपका आ जाता है वेब मैगजीन। वेब पत्रकारिता के जो है रूप हैं ये। पहला है वेब मैगजीन। वेब मैगजीन यानी कि कागज के बजाय इंटरनेट पर प्रकाशित होने वाली पत्रिका। जैसे कि इससे क्या होगा, जो पत्रिका यानी जो मैगजीन आपको ऑफलाइन मिलती है उसी को ऑनलाइन लेकर आना। इससे क्या होगा, अधिक से अधिक पाठक अपनी पहुंच बनाने के मकसद से कागज पर छपने वाली पत्रिकाएं को ई मैगजीन यानी कि वेब मैगजीन के जरिए प्रकाशित जो होती हैं उनको आराम से अपने घर बैठे इंटरनेट से पढ़ सकते हैं। इसे लोग वेबजीन, ईजीन, साइबरजीन, ऑनलाइन मैगजीन भी कहते हैं। इसकी शुरुआत 1995 में हुई थी। आज 60 लाख से अधिक लोग इस माध्यम का उपयोग कर रहे हैं। ई मैगजीन या वेब मैगजीन का जो स्वरूप है वो भी मैगजीन यानी पत्रिकाओं वाला ही होता है। ठीक है, इसमें भी साहित्य, कला, विज्ञान, राजनीति और सभी जो क्षेत्र है उनसे जुड़ी हुई चीजें आती हैं। नियमित प्रकाशित होने वाली भी होती है, कोई कोई साप्ताहिक भी होती है यानी कि सप्ताह में एक बार, पाक्षिक भी होती है, मासिक भी होती है और फिर कोई कोई अनियतकालीन भी होती है यानी बिना समय तय किए कोई भी प्रकाशित होती है। ई मैगजीन में भी ई पेपर जैसी सुविधा होती है, जैसे जिसको आप
जिस लेख को पढ़ना चाहें उसे खोलकर आप पढ़ सकते हैं, जिसके पीछे जाकर आप भी पसंद या ज़रूरत का लेख तलाशना चाहे उसे तलाश कर पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसमें भी आपकी उसी तरीके से ई पेपर वाला काम है। फिर आता है ब्लॉग। ब्लॉग क्या होता है, जब इंटरनेट का प्रसार बढ़ा तो गूगल ने लोगों को अपने विचार प्रकट करने के लिए मुक्त जगह उपलब्ध कराना शुरू कर दी। ब्लॉग कहो या व्लॉग कहो एक ही बात है। कुछ ब्लॉग का मतलब वो अपनी चीजें लिखकर बताना, व्लॉग का मतलब अपनी जो चीजें हैं उनको वीडियो के जरिए बताना। ठीक है, ब्लॉग का मतलब क्या आता है, ब्लॉग का मतलब ये होता है आप उपयोग करने के लिए सिर्फ आपको अपना खाता खोलना होता है, जैसे मेल भेजने के लिए अपना खाता खोलना होता है वैसे ही। ठीक है, खाता खोलने के साथ जो है उपभोक्ता को एक मुक्त जगह मिल जाती है, वहां पे वो अपने विचार लिखकर प्रकट कर सकता है। ठीक है, ब्लॉग में लिखना पड़ता है, वहां पर किसी भी विषय पर अपने लेख प्रकाशित किए जा सकते हैं। ब्लॉग लेखन की शुरुआत 2009 में हुई थी, पर शुरू में ये सुविधा केवल व्यक्तिगत उपयोग के लिए होती थी, यानी कोई भी व्यक्ति अपना लेख लिखकर उसे प्रकाशित कर सकता था। पर 2010 में क्या हुआ, इसका समूह यानी ग्रुप बना दिया गया और फिर अपने आदान जो विचारों के आदान प्रदान है उनको कई लोग एक साथ मिलजुल कर अपने ब्लॉगों को एक्चुअली अपने आदान प्रदान करने लग गए। ठीक है, ब्लॉग्स की सुविधा स्वतंत्र पत्रिका के रूप में जो है उपयोग किया जाता है और लेख लिखकर डाले जाते हैं और निर्भर रहना पड़ता है, वो समाप्त हो गया। ठीक है, मतलब संपादक की पसंद पे निर्भर रहना समाप्त हो गया। अब व्यक्ति जो है जो चाहे वो पढ़ सकता है। फिर आता है वेब पोर्टल। वेब पोर्टल एक प्रकार का निजी और व्यावसायिक माध्यम है। इंटरनेट पर उपलब्ध इस सुविधा का पत्रिका, व्यावसायिक संचार माध्यम, सरकारी सूचना केंद्र आदि के रूप में प्रयोग किया जाता है। वेब पोर्टल की शुरुआत 1990 में हुई थी। इस पर क्या होता है, समाचार विचारों का प्रकाशन प्रसारण तो किया जा सकता है, इसके जरिए मेल भी भेजे और प्राप्त किए जा सकते हैं। इसे सर्च इंजन की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है। वेब पोर्टल चलाने के लिए उसमें पंजीकरण करना होता है यानी रजिस्ट्रेशन करना होता है और फिर उसका कुछ एक नियमित शुल्क भी होता है, यानी कि पैसे भी पे करने पड़ते हैं। वो बहुत सारी जो सरकारी विभाग है वो वेब पोर्टल बनाते हैं। ठीक है, इसके जरिए नागरिक जो है बहुत सारी जो योजना है, सुविधाएं हैं वो उपलब्ध करवा सकते हैं। ठीक है, फिर आता है इंटरनेट रेडियो। इंटरनेट रेडियो या वेब रेडियो, ई रेडियो, नेट रेडियो, ऑनलाइन रेडियो, आईपी रेडियो, बहुत सारे नामों से ये जाना जाता है। इसकी शुरुआत 1993 में हुई थी, 1993 में। ठीक है, इसको आप लोकप्रिय रेडियो माध्यम भी कह सकते हैं। इसका मकसद लोगों तक बातचीत और अपनी सूचनाओं का प्रसारण करना था, पर अब इसका उद्देश्य काफी विस्तृत हो गया। ये मनोरंजन के लिए भी, आपने देखा होगा रेडियो में आप गाने वगैरह भी सुनते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। कुकिंग शो भी रेडियो में एक्चुअली चलने लगे हैं। ठीक है, इससे क्या हुआ, इंटरनेट पर ही रेडियो सुनना। फिर उसके बाद आता है सामुदायिक रेडियो। सामुदायिक रेडियो जो है वो निजी स्तर पर चलाए जाने वाले रेडियो स्टेशन होते हैं। इसे कोई भी व्यक्ति निजी स्तर पर अपने घर के किसी कमरे में संचालित कर सकता है, मगर इसकी एक सीमा यह होती है कि सीमित क्षेत्र के भीतर ही ये सुना जा सकता है। ठीक है, पंचायत ने अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन खोल रखा है। जैसे एक गाँव है, गाँव में किसी पंचायत ने अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन खोल रखा है, पर ये इसकी कंडीशन रहती है कि उस गांव के लोग ही इस सामुदायिक रेडियो को सुन सकते हैं। ठीक है, फिर आता है इंटरनेट टीवी। इंटरनेट टीवी का ये जमाना है। पहले टेलीविजन के जो कार्यक्रम होते थे उनके लिए छत पर एंटीना लगाना पड़ता था, जिसके जरिए टीवी सेट तरंगे ग्रहण किया करता था, मगर उससे चित्रों की गुणवत्ता ठीक नहीं होती थी। फिर उपग्रह सेवाएं शुरू हुई तो टेलीविजन कार्यक्रमों के प्रसारण में बहुत सुविधा हो गई। अब क्या हुआ, अब उसी के अनुरूप टेलीविजन सेट भी बनाने शुरू कर दिए। ठीक है, टेलीविजन सेट में बदलाव आया तो उससे क्या हुआ, उससे जो इंटरनेट टीवी है वो भी आए। अब इंटरनेट पर उपलब्ध माध्यमों को ध्यान में रखते हुए खुद टीवी चैनलों ने अपने जो कार्यक्रम है अलग से तैयार करने शुरू कर दिए। निजी स्तर पर भी बहुत सारे लोग इंटरनेट टीवी प्रसारण सेवा से जुड़ गए। यूट्यूब एक ऐसा ही माध्यम है। ई टीवी का एक माध्यम कौन है, यूट्यूब। ठीक है, यूट्यूब में क्या है, जो चाहा जैसे चाहा वैसे आपने कुछ भी जो भी आपने देखना चाहते हैं वो सर्च किया और अपना आपके सामने आ जाता है। ठीक है, इससे बहुत सारे युवा जो हैं यूट्यूब से जुड़कर अपने कार्यक्रम बनाते हैं और प्रसारित करते हैं। इसके अलावा नेटफ्लिक्स, अमेजोन, टाटा स्काई, एयरटेल, ये सारी कंपनियां भी इंटरनेट सेवाएं इन्होंने भी शुरू कर दी हैं और ये अपने टेलीविजन सेट पर जो चाहे लोगों को दिखा सकते हैं। इस पर हम समाचार भी देख सकते हैं, बहस भी देख सकते हैं समाचारों पर, कृषि भी, कारोबार भी, सारी चीजें यहाँ पर हम देख सकते हैं। ठीक है, अब आपके पाठगत प्रश्न आ गए। पीटीआई और यूएनआई इनमें से क्या है, पत्रिकाएं हैं,
अखबार है, विज्ञापन एजेंसी है या समाचार एजेंसी है? तो ये आपकी समाचार एजेंसी है, ठीक है। ई पेपर इनमें से क्या है? डिजिटल अखबार है, इंटरनेट पर लिखने का स्थान है, मोबाइल ऐप है या फेसबुक पर लिखने की जगह? तो आंसर है डिजिटल अखबार है। सामुदायिक रेडियो का प्रसारण इनमें से कौन करता है? सरकारी संस्थाएं, विज्ञापन एजेंसियां, निजी कंपनियां या कोई भी व्यक्ति सामुदायिक सहयोग से? कोई भी व्यक्ति कर सकता है, लेकिन उसको समुदाय का सहयोग होना चाहिए। फिर आता है आपका सोशल मीडिया। सोशल मीडिया यानी कि सामाजिक संपर्क। इस ये जो है ये संचार माध्यम है सामाजिक संपर्क के लिए, ठीक है। जब से मोबाइल सेवाएं इंटरनेट पर आधारित हो गई हैं, तमाम कंपनियों ने लोगों की सुविधा, उनकी रुचियों और सुविधाओं को देखते हुए अलग अलग माध्यमों का विकास किया है। ऐसे ही माध्यम जो हैं, जो परिजनों, रिश्तेदारों, दोस्तों, आसपास के लोगों, परिचितों से जुड़कर सुख दुख अपनी भावनाओं को साझा कर सकते हैं। जैसे इस पर लिखित भी कर सकते हैं, जैसे व्हाट्सएप वगैरह है, ठीक है। उस पर आप जो है लिखकर भी अपनी बातें बता सकते हैं, चित्र भी भेज सकते हैं, यानी पिक्चर्स भेज सकते हैं, वीडियो बनाकर भेज सकते हैं। इससे क्या होगा, उससे आपके संदेश विचार आप प्रकट कर सकते हैं। स्टेटस वगैरह लगाना, ये भी एक बहुत और बड़ा इसमें माध्यम है, ठीक है। तो यही था आपका सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के बारे में मेरे हिसाब से आपको सब कुछ पता होगा। इससे विज्ञापनों का भी खूब प्रसारण होता है, ठीक है। अखबार, रेडियो, टीवी, ये सब भी मुख्य धारा टीवी मीडिया वगैरह भी सोशल मीडिया पर आ गए हैं, और ये भी बहुत सारा सोशल मीडिया यूज करते हैं। सोशल मीडिया का महत्वपूर्ण योगदान ये है कि अपने आसपास घटने वाली जो घटनाएं होती हैं, उसके बारे में हम तुरंत लोगों को बता सकते हैं। जिन घटनाओं की ओर अखबार, टीवी का ध्यान नहीं जा पाता, उनके बारे में हम अपने आसपास के लोगों को पहुंचा सकते हैं। अब इसके ही प्रमुख माध्यम कौन से हैं सोशल मीडिया के? सबसे पहला फेसबुक। फेसबुक एक सामाजिक मंच है जहां बहुत सारे लोग आपस में जुड़कर अपने विचार, वीडियो वगैरह साझा करते हैं। ये 2003 में स्टार्ट हुआ था। क्या हुआ, जुकरबर्ग पढ़ाई कर रहे थे, मार्क जुकरबर्ग फेसबुक के, आपको पता है। तभी उन्होंने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर 2003 में फेस मैश नाम से एक सोशल साइट बनाया था। उन्होंने इस पर कुछ चित्र डाले तो कुछ ही घंटों में हजारों लोगों ने उन्हें देख लिया। उससे उत्साहित होकर उन्होंने उस साइट को और विकसित करना शुरू किया। फिर 2004 में इसका नाम बदलकर फेसबुक कर दिया। पहले इसका नाम था फेस मैश, ठीक है। फिर उसके बाद इसका नाम कर दिया फेसबुक, ठीक है। अब फेसबुक पूरी दुनिया में इतना लोकप्रिय हो गया है कि इससे लाखों लोग हर दिन जुड़ते हैं और अपनी जो भावनाएं हैं वो व्यक्त करते हैं, ठीक है। अब है व्हाट्सएप। व्हाट्सएप जो है ये संदेश भेजने, प्राप्त करने के एक माध्यम के रूप में विकसित किया गया ऐप है। इसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के लिखित चित्र या फिर वीडियो के रूप में संदेश भेज सकते हैं। पहले फोनों में संदेश यानी SMS, शॉर्ट मैसेज सर्विस की सुविधा होती थी, वह अब भी है। इस पर जो है मुख्य रूप से लिखित संदेश ही भेजे जाते थे। SMS पे क्या होता है, SMS पे सिर्फ लिखकर संदेश भेज सकते हैं, लेकिन व्हाट्सएप पे हम अपनी फोटोज भी भेज सकते हैं, अपनी वीडियोस भी भेज सकते हैं, अपनी जो आप कहते हैं ऑडियो वगैरह जो भी हमें भेजना वो हम भेज सकते हैं व्हाट्सएप से, ठीक है। व्हाट्सएप सिर्फ संदेश भेजने के लिए नहीं, मैंने जैसा आपको बताया अपनी तस्वीर वगैरह भी हमें भेजनी है तो वो भेज सकते हैं। ट्विटर को फेसबुक और व्हाट्सएप का मिला जुला रूप कह सकते हैं। इस पर छोटे छोटे संदेश प्रसारित किए जाते हैं। इसमें लिखित और चित्र दोनों रूप में संदेश भेजे जाते हैं, मगर फेसबुक की तरह इसमें लोगों को मित्र बनाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। इस पर आप जिसे फॉलो करते हैं उसके संदेश अपने आप के आपके मोबाइल पर नज़र आने लगते हैं। ये भी बहुत तेज़ी से फैल रहा सोशल मीडिया माध्यम है, और बहुत से राजनेता और अखबार, सरकार, इससे जुड़े हुए लोग अपने बयान, संदेश वगैरह ट्विटर के जरिए देने लगे हैं। फिर आता है यूट्यूब। यूट्यूब जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये मुख्य रूप से ऑडियो, वीडियो यानी दृश्य श्रव्य कार्यक्रमों में प्रसारण का माध्यम है। इसमें हम नई पुरानी फिल्में, गीत, संगीत, मेरे हिसाब से इनके बारे में पढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी मैं इनको बता रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि आप सभी को इनके बारे में सब कुछ पता होगा। इससे हम क्या कर सकते हैं, पढ़ाई लिखाई, रिकॉर्डिंग वगैरह कार्यक्रमों की, समाचार वगैरह, ठीक है, खेल कूद के बारे में, खान पान के बारे में। कोई व्यक्ति जो चाहे वो अपना यूट्यूब पर खाता खोलकर अपनी वीडियो को अपलोड कर सकता है, ठीक है। बहुत सारे लोग वीडियो कार्यक्रम तैयार करके वीडियो पर यूट्यूब पर डालते हैं, और यूट्यूब से एक युवाओं को रोजगार भी मिला है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे युवा हैं जिन्होंने यूट्यूब से यूट्यूब कमाई का भी हिस्सा बनाया है। फिर आता है इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम बातचीत करने का एक मंच है। यहाँ पर जो है लोग लिखित से अधिक चित्र रूप में अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं, ठीक है। वो इंस्टाग्राम पर फोटोज बहुत ज़्यादा लोग डालते हैं, वीडियोस डालते हैं। ये बहुत सारे युवाओं के लिए
एक कहते हैं डेली रूटीन बन गया है। संचार माध्यमों की क्या कार्य प्रणाली है, कैसे कार्य करते हैं? जैसा कि हम ऊपर आपको बता चुके हैं कि संचार माध्यमों के मुख्य रूप तीन स्वरूप है। कागज पर प्रसारित होने वाला माध्यम जैसे अखबार और पत्रिकाएं, फिर आता है ध्वनि माध्यम जो हम सुनते हैं जैसे रेडियो, तीसरा माध्यम है डिजिटल माध्यम जो आजकल मुख्य रूप से इंटरनेट के जरिए संचालित होते हैं और सबसे अधिक लोकप्रिय है। ठीक है, कागज पर छपने वाले संचार माध्यम यानी कि अखबार और जो पत्रिकाएं होती हैं उसका जो सामग्री है वो हम लिखित और चित्र रूप में देख सकते हैं और उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अखबार के बारे में हमें पता है कि उसका संकलन, संपादन, पेज डिजाइन, प्रकाशन और फिर वितरण की क्या प्रक्रिया होती है। वैसे टीवी और रेडियो पे भी फिर वही सारी चीजें होती हैं, सारे उसी तरीके के फीचर वगैरह होते हैं। ठीक है, मुद्रित और प्रसारण माध्यमों की कार्यप्रणाली में एक मुख्य अंतर यह होता है कि अखबार पत्रिकाएं जो होती है वो हर पाठक तक पहुंचाना होता है। ठीक है, इसके लिए क्या करना होता है, इसके लिए विस्तृत प्रसार तंत्र विकसित करना पड़ता है। यानी अखबार या पत्रिका के कार्यालय में छपने के बाद उसे अलग अलग शहरों और मोहल्लों के वितरक इन तक पहुंचाते हैं। अखबार और पत्रिकाओं को बांट कर आना पड़ता है घर घर। लेकिन जब हम न्यू मीडिया यानी कि इंटरनेट के माध्यम की बात करते हैं तो उसे ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे आपने यूट्यूब पर वीडियो डाली, जो बंदा देखना चाहेगा वो देख लेगा सर्च करके। ठीक है, यूट्यूब भी खुद उसको एलोग्रिथम उसका ऐसा है कि वो अपने आप ही लोगों तक पहुंचा देती है। अब जिसे वो ठीक लगे वो देखेगा, जिसे नहीं ठीक लगे वो नहीं देखेगा। ठीक है, ऐसे ही वीडियोस के साथ होता है। लेकिन अखबारों को तो बांट के आना पड़ता है ना, उसमें मेहनत लगती है, बहुत सारा काम करना पड़ता है। इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने के लिए अब अनेक कंपनियां बाजार में हैं। अब टीवी सेट भी चूंकि उपग्रहों के माध्यमों से संचालित होते हैं तो इसलिए टीवी कार्यक्रमों का प्रसारण करने वाली कंपनियां भी इंटरनेट सेवाएं उपलब्ध करवाती हैं, क्योंकि अब टीवी की भी इतनी वो नहीं है और इंटरनेट पर ही जितनी चीज़ें हैं वो सारी होती हैं। तो जितनी आप खपत करते हैं उतना ही आपको शुल्क अदा करना पड़ता है। इस विभिन्न इन कंपनियां अपना विज्ञापन देती हैं जिससे कार्यक्रम बनाने वाले और कार्यक्रम प्रसारित करने वालों की कमाई होती है। जनसंचार के क्या लाभ हैं? जनसंचार या संचार माध्यमों के तेजी से विकास से लोगों को अनेक फायदे हुए। इससे न सिर्फ सूचनाओं की पहुंच तेज हुई है बल्कि लोगों के निजी जीवन में भी काफी सहूलियत आई है। सिर्फ आम जनता के लिए लाभकारी नहीं है ये, बल्कि वाणिज्य व्यापार करने वाली कंपनी व्यक्तियों के लिए भी वरदान साबित हुआ है। सरकारी और प्रशासन के बहुत सारे काम इससे आसान हो गए हैं। सोचो पहले जो मेल सेवा से प्रशासन का काम कितना आसान हो गया है। पहले क्या होता था कि एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर फाइल ले जाकर देनी पड़ती थी। ठीक है, सबको पहले संतुष्टि पानी होती थी, स्वीकृति हासिल करने में भी बहुत सारे दिन लग जाते थे। लेकिन अब एक मेल भेजो कि इस बारे में ये चीज़ है, हमें इस प्रोजेक्ट पर काम करना है, ये सारी ये फाइल अटैच करके भेज देते हैं। उसमें क्या होता है, उसमें बहुत जल्दी आपका काम हो जाता है और जो दिन पहले लगते थे अब नहीं लगते, अब उसमें और बाकी हम काम कर सकते हैं। ठीक है, चाहे फिर वो शिक्षा का क्षेत्र हो, कृषि का क्षेत्र हो या फिर सामाजिक बदलाव के लिए हमें कोई अभियान चलाना हो, कुछ भी हमें करना है तो हम जनसंचार माध्यमों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आपको पता चल गया इसके क्या क्या लाभ हैं। अगर पहले किसान की बात करें, पारंपरिक तरीके से अपने इलाके के बारे में परंपरागत तरीके से अनुभव और ज्ञान के आधार पर खेती करते थे। लेकिन जब से कृषि क्षेत्र में क्रांति लाने के मकसद से बदलाव किए गए, रेडियो टेलीविजन पर उन्नत खेती के बारे में जानकारी देने लग गए लोग कि ये वाला बीज इस्तेमाल करो, इससे ये फायदा होगा। तो उस खेती में भी बहुत सारे किसान जो हैं अपनी समस्या को सुलझाने में उन्हें मदद मिली है। शिक्षा के क्षेत्र में भी सूचना क्रांति के लाभों से आप परिचित ही हैं। आप में से बहुत सारे लोगों का दोस्तों का एक ग्रुप होगा जो लोग साथ में मिलकर पढ़ाई करते होंगे, इस पर चर्चा करते होंगे। ठीक है, ऑनलाइन भी बहुत सारी ऐसे पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध हैं जिसे आप फ्री में भी पढ़ सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं अपने बारे में। ठीक है, अब देखो संचार माध्यमों के कुछ लाभ हैं। विकास कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार। ठीक है, जो विकास कार्यक्रम होते हैं उनका प्रसार प्रसार यहाँ पर आराम से हो सकता है। सरकारें जो है नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी विकास परियोजनाएं चलाती हैं और जहाँ जैसी ज़रूरत होती है, जहाँ जैसी जिन चीज़ों की समस्या अधिक होती है उन्हें उपलब्ध कराने का प्रयास करती है। जैसे सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि से जुड़ी समस्याओं को दूर करना और बेहतर साधन उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी भी है। ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये बुनियादी सुविधाएं कहलाती हैं, जिन्हें सरकारें जो है जनता से कर के रूप में प्राप्त धन का उपयोग करके बेहतर बनाने का प्रयास करती हैं। हमारे देश में कई तरह के सामाजिक दोष अब भी बने हैं, जैसे गरीबी, अशिक्षा, छुआछूत, टोने टोटके, इन सभी को दूर करना सरकारों की जिम्मेदारी है। सरकारें इनको
को कैसे दूर करती हैं, प्रचार प्रसार करती हैं। जैसे कोई भी इनका कोई भी योजना है, कार्यक्रम वगैरह है, वो अपना प्रचार प्रसार करती है शिक्षा के बारे में, शिक्षा के क्षेत्र में कोई बदलाव में कदम उठा रही है, तो उसमें ज़रूरी है कि विद्यार्थियों और अध्यापकों तक ये बातें पहुँचे, ठीक है, और अभिभावक भी इस बातों को समझे। तो इसके लिए वो प्रचार प्रसार करती हैं, अपने एड्स वगैरह डलवाती हैं, और जनसंचार माध्यम इससे बहुत हेल्प करते हैं। फिर उसके बाद उद्योग में, व्यापार में और वाणिज्य में कैसे महत्व है, तो उद्योग और व्यापार वाणिज्य पूरी तरह अधिक से अधिक उपभोक्ता यानी ग्राहक जोड़ने पर निर्भर होते हैं। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो उसका नींव क्या है, उसकी नींव है कस्टमर्स। कस्टमर्स नहीं आ रहे तो आपके बिजनेस करने का कोई मतलब नहीं है। तो कस्टमर्स कैसे आएंगे, कस्टमर्स आएंगे आपके एड्स देखकर, आप किस तरीके के एड्स बनाते हैं। तो इसीलिए एड्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं, और इम्पोर्टेंट ये इनको और आसान कौन करता है, जनसंचार माध्यम उनकी मदद करते हैं, ठीक है। खरीदने के लिए, जैसे वो अपनी बनाई हुई वस्तु को, सेवाओं को खरीदने के लिए कैसे प्रोत्साहित करें, तो वो वाणिज्य, व्यापार और उद्योगों की दो तरह से मदद करते हैं। पहला, विभिन्न उद्योगों को विज्ञापन बना के, मैंने आपको बताया एड्स बना के उनका प्रसार करना, और दूसरा उनकी गतिविधियों का समाचार, उनके कामों के बारे में लिखना, फीचर प्रसारित करना, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है, उसने नया मोबाइल फोन बनाया है, और वो विज्ञापन के जरिए लोगों तक उसके बारे में जानकारी उपलब्ध कराती है। हर एक कंपनी ऐसा करती है, इसलिए उपभोक्ता को ये समझने में कई बार मुश्किल आती है कि कौन सा फोन वास्तव में उसके काम का है, ठीक है। इसलिए संचार माध्यम क्या करता है, वो उसके ऊपर लेख लिखता है, फीचर वगैरह दिखाता है कि ये फोन लीजिए, ये फोन बहुत अच्छा है, ठीक है, इसमें ये फीचर्स हैं, तो वो चीजें हैं। फिर उसके बाद है शिक्षा, विभिन्न शिक्षण संस्थानों के पोर्टल, ई शिक्षण। पिछले कुछ सालों में संचार माध्यमों के तेजी से विकास की वजह से शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति सी आ गई है। पहले पढ़ाई लिखाई के लिए विद्यार्थियों को किताबों और कक्षा में अध्यापक द्वारा समझाई बातों पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन अब क्या हो गया है, अब उनके लिए डिजिटल कार्यक्रम आ गए हैं, पढ़ना लिखना बहुत आसान हो गया है, कई तरीके के सॉफ्टवेयर तैयार हो चुके हैं, एप्स बन चुके हैं ऐसे जो कि उनको मदद करते हैं पढ़ाई के लिए। जैसे कि आप ये जानते हैं कौन सा, बायजूस वगैरह, ठीक है, बायजूस ऐप है आपका, और इसके अलावा अनअकैडमी ऐप है, और भी बहुत सारे ऐप हैं। जैसे हर एक जो यूट्यूब चैनल वगैरह है, वहाँ से भी वो लोग पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई बहुत रोचक हो गई है, आसान तरीके से लोग कर पाते हैं बच्चे, ठीक है। बहुत सारे निजी और दिल्ली जैसे शहरों के कुछ सरकारी स्कूलों के कक्षाओं में स्मार्ट बोर्ड भी लग गए हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के जरिए विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता है, उपकरण लाए गए हैं, पाठ्यक्रमों को रोचक ढंग से उन्हें समझाने की कोशिश की जाती है। पढ़ाई लिखाई से संबंधित बहुत सारी उपलब्ध सामग्री, सारी जानकारियां इंटरनेट माध्यमों पर डालते हैं, ठीक है। इंटरनेट पर कोई भी क्वेश्चन है जो उन्हें समझना है तो वो पढ़ सकते हैं, अपनी निजी समस्या का समाधान भी वो वहां पर ले पाते हैं। अब जैसे मान लीजिए कोई विद्यार्थी परेशान है, उसका मन नहीं लगता पढ़ाई में, तो वो मानसिक भावनात्मक परेशानी है, उसको डिप्रेशन वगैरह है, तो वो उससे इंटरनेट पर जा सकता है, इंटरनेट पर जो भी उसके विशेषज्ञ हैं उनसे जानकारी प्राप्त कर सकता है, समस्या का समाधान ले सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसमें बताई गई हैं। उसके बाद आता है विज्ञापन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विज्ञापन आज के समय में जानकारी उपलब्ध कराने का सबसे बड़ा माध्यम है। जैसे जैसे संचार माध्यमों का आकार बढ़ा है, वैसे वैसे विज्ञापनों का भी आकार बढ़ रहा है, यानी विज्ञापनों के प्रकाशन प्रसारण में तेजी आ रही है। विज्ञापन 3 तरह से लाभ पहुंचाते हैं। पहली बात तो ये, विज्ञापन संचार माध्यमों की कमाई का मुख्य माध्यम है। अगर विज्ञापन नहीं होंगे तो संचार माध्यमों को कमाई नहीं होगी। अगर विज्ञापन ना मिले तो बहुत सारे ऐसे संचार माध्यम है जो अपना कार्यक्रम चलाना जिनके लिए मुश्किल हो जाएगा। जितने भी अखबार हैं, पत्रिकाएं हैं, टीवी चैनल है, इंटरनेट है, और ये सारे विज्ञापन से होने वाली आय पर निर्भर करते हैं। जिन माध्यमों को जितना अधिक विज्ञापन मिलता है वे उतना ही अधिक अपने कार्यक्रमों को बेहतर और उनका विस्तार करने का प्रयास करते हैं। दूसरा लाभ है विज्ञापन दाताओं को, ठीक है। उनको क्या लाभ है, वो अपने विज्ञापन जो है, कंपनी अपने विज्ञापन संचार माध्यमों के जरिए अपने उत्पाद के, अपनी सेवाओं के विज्ञापन करती है ताकि लोग उससे जुड़े, लोग उसके बारे में सूचना पा सकें और फिर अधिक से अधिक लोग उनका लाभ उठा सकें। जितने ज्यादा ग्राहक उस उत्पाद को या सेवा को खरीदेंगे उतना ही विज्ञापन देने वाली कंपनी को लाभ होगा। तीसरा लाभ है उपभोक्ताओं को। उपभोक्ताओं को क्या लाभ है, विज्ञापनों के माध्यम से लोगों को बहुत सारी चीजें, योजनाएं, कार्यक्रमों के बारे में जानकारी मिलती है।
वो एक ये कि जो जितनी कंपनियां, जो जितनी भी अलग अलग कंपनियां हैं, उससे उत्पाद का मिलान करने, मतलब अपनी ज़रूरत की चीज़ उनमें से चुनने में उन्हें मदद मिलती है कि कौन सी कंपनी कौन सी चीज़ बेहतर तरीके से बनाती है। और किसी की कोई चीज़ खो गई है, ठीक है, और कुछ भी चीज़ है, तो उसके लिए भी विज्ञापन दिए जाते हैं। नौकरियों के बारे में, शिक्षा के बारे में विज्ञापन दिए जाते हैं। उसके बाद है सामाजिक राजनीतिक जागरूकता। कैसे संचार माध्यम सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता लाते हैं। हमारे समाज में बहुत सारे लोग सिर्फ अपनी रोजी रोटी से जुड़े कामों में लगे रहते हैं। उन्हें अपने देश समाज की हलचलों की जानकारी नहीं होती, उन्हें राजनीतिक गतिविधियों में से भी कोई वास्ता नहीं होता। इस तरह चुनाव के समय वे अपने मतों का प्रयोग करते हुए या तो किसी के दबाव में आते हैं या फिर दिग्र भ्रमित रहते हैं। कई लोग मतदान वगैरह में हिस्सा भी लेना निरर्थक समझते हैं। अब इसके प्रति जागरूक कौन करता है? इसके प्रति जागरूक करता है हमारे संचार माध्यम। आपने देखा होगा अभी इलेक्शन वगैरह आने वाले हैं, तो रेडियो पर भी अब बहुत ज़्यादा एड्स आएंगे कि अपना जो वोट है वो ज़रूर दें, वोट आपका बहुत ज़रूरी है। तो वो चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। अंधविश्वास, रूढ़ी वगैरह जो इसमें जकड़े हुए लोग हैं, संचार माध्यम से संसार में काफ़ी लोग जागरूक होते हैं। वो बेशक सिर्फ अपने कामकाज से मतलब रखते हैं, लेकिन मीडिया के प्रसार के चलते अब हर समय राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक मुद्दों पर भी वे आसपास में चर्चाएं चलती रहती हैं। संचार माध्यमों के प्रसार का नतीजा है कि समाज में सदियों से दबे कुचले वर्गों जैसे स्त्री है, दलित हैं, उनके अधिकारों का उनको बोध हुआ है। वे जागरूक बने और फिर से अपने हक की लड़ाई उन्होंने लड़ी है। फिर है सोशल मीडिया के नुकसान। अब तक तो हमने देख लिया कि फायदे क्या हैं, क्या क्या फायदे हैं, लेकिन सोशल मीडिया के नुकसान क्या है। सोशल मीडिया पिछले कुछ सालों से इसका प्रसार काफी तेजी से हुआ है। जब से स्मार्टफोन का चलन बढ़ा है, हर दिन लाखों लोग सोशल मीडिया से जुड़े हैं। करोड़ों लोग हर समय सोशल मीडिया पर सक्रिय रहते हैं, यानी कि एक्टिव रहते हैं। खासकर युवाओं में सोशल मीडिया के प्रति आकर्षण बहुत ज्यादा हुआ है। मतलब अपनी बात रखना, भावनाएं व्यक्त करना, इसका एक खुला मंच है सोशल मीडिया। अगर अपना प्रचार भी करने का यहाँ आपको मौका मिल जाता है। फिर हम जो वहाँ लिखते हैं, पेश करते हैं, उस पर तुरंत प्रतिक्रियाएं यानी कि रिएक्शंस मिलते हैं, रिएक्ट करते हैं लोग, ठीक है। अब इस चीज से बहुत से लोग इसकी सराहना करते हैं और बहुत से लोग इसकी आलोचना भी करते हैं। बहुत से लोग ये कहते हैं कि ये गुंजाइश बनी रहती है कि आप अपनी बात दूसरों तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन उस चीज का लोगों को नशा सा हो जाता है, ठीक है। सोशल मीडिया पर बहुत सारे मनोरंजन के बहुत सारे अवसर उपलब्ध हैं। यहाँ बहुत तरह के खेल हैं, फिल्में हैं, गीत संगीत हैं, हंसी मजाक के कार्यक्रम हैं। मनोरंजन आप यहाँ पर कोई भी, कहीं भी, कभी भी देख सकते हैं। इस तरह देखा जाता है कि सारे युवा हर समय, चाहे वे घर में हो, सड़क पर चल रहे हो, पार्क में बैठे हो, जहाँ भी हो, वहाँ वो सोशल मीडिया पर ही उलझे रहते हैं। सबसे बड़ा नुकसान आज के समय का आप कह सकते हैं कि लोगों, छोटे छोटे बच्चों को आप देखेंगे पढ़ाई लिखाई छोड़कर सिर्फ सोशल मीडिया पर अपनी वीडियोस, टिकटॉक वीडियोस, खैर अब तो टिकटॉक नहीं है, रील्स वगैरह बनाते हैं, ये सब देखते हैं। तो ये गलत है, ठीक है। ये इसका बहुत बड़ा नुकसान है। इसमें क्या होता है, लोग जो है झुंझलाहट में, गुस्से में आते हैं, तनाव, भूख कम लगना आजकल बहुत बड़ी समस्या हो गई है, नींद नहीं आना, गर्दन और कमर में दर्द, पाचन तंत्र कमजोर हो गया, आंखें कमजोर हो गई हैं, ये समस्या बिल्कुल आम बन गई है। पढ़ाई लिखाई करने वाले बच्चे, जैसा मैंने आपको बताया, सोशल मीडिया पर ज्यादा एक्टिव रहते हैं कि पढ़ाई में उनकी एकाग्रता बाधित हो गई है। बच्चे आक्रामक व्यवहार करते हैं, अपने माता पिता की नहीं सुनते, अध्यापक की नहीं सुनते, अपने सहपाठियों से, भाई बहनों से भी इसी तरीके का व्यवहार करते हैं। सोशल मीडिया के प्रसार से लोगों को एक दूसरे से जुड़ने का, अपने विचार प्रकट करने का मौका मिला है, अपनी चीजें, अपनी सूचनाएं भेजने का मौका मिला है, लेकिन बड़े पैमाने पर इसका दुरुपयोग भी हो रहा है। अनेक प्रकार की भ्रामक खबरें भी सोशल मीडिया पर मिलती हैं, यानी कि ऐसी खबरें जो बिल्कुल झूठ होती हैं, जो अफवाह फैलाती हैं, वो भी सोशल मीडिया पर देखने को मिल जाती है। किसी को भी बोल देते ये मर गया, ठीक है, किसी को भी बोल देते इसने सुसाइड कर लिया, तो वो यहाँ पर बहुत ज्यादा है, फेसबुक वगैरह पर तो बहुत ज्यादा। फिर उसके बाद आता है मोबाइल फोन की लत। अब स्मार्टफोनों की पहुंच अधिकांश नागरिकों तक बन चुकी है, खासकर युवाओं में स्मार्टफोन का आकर्षण बहुत है। स्मार्टफोन चूंकि इंटरनेट के जरिए संचालित होते हैं, उन पर बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। वहाँ सोशल मीडिया के तमाम मंचों से जुड़ा जा सकता है, हर तरह के गेम खेले जा सकते हैं, फिल्में देखी जा सकती है, अपने कार्यक्रम बनाकर अपलोड किए जा सकते हैं। हर युवा बहुत सारा समय जो है अपना मोबाइल फोन पर गुजारता है। इससे क्या होता है, इससे लोगों में लत लग गई है। वो अगर पढ़ाई लिखाई भी करना चाहते हैं तो उससे उन्हें मतलब ऐसा लगता है कि एक बार फोन उठाकर देख लें, कहीं कोई मैसेज ना आया हो, कहीं कोई नोटिफिकेशन ना आई हो, तो वो चीज यहाँ पर बहुत ज्यादा हुई है। इससे क्या होता है, इससे हिंसक व्यवहार भी
आ गया है, नींद नहीं आती है, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है, एकाग्रता नहीं बनती, गुस्सा आता है, असुरक्षा बोध हो गया है, भूख कम लगती है, ठीक है। बहुत सारी इससे समस्याएं आ गई हैं। जनसंचार और रोजगार, अब जनसंचार रोजगार कैसे बढ़ाता है? जनसंचार माध्यम रोजगार के भी बड़े माध्यम है। अखबारों, रेडियो चैनल, टीवी चैनलों में समाचारों के संकलन के लिए संवाददाता नियुक्त किए जाते हैं, ठीक है। पहला तो यहीं से रोजगार, संवाददाता मिलते हैं। इसके अलावा समाचार जो है विज्ञप्तियां भी देता है, यानी कि इसमें आपको विज्ञापन मिलते हैं, विज्ञप्ति मिलती है, जिसमें कि आप क्या कर सकते हैं, अपनी जो जैसे आपने अखबारों में देखा होगा कि नौकरी की ज़रूरत है, लड़कों की ज़रूरत है, इस कंपनी में ज़रूरत है, तो यहाँ पर मोबाइल नंबर दिया होता है, तो वहाँ पर उससे रोज़गार मिलता है। इसके अलावा संपादन के लिए विभिन्न स्तरों पर संपादकों की भी नियुक्ति की जाती है, और इसके अलावा पृष्ठ सज्जा यानी कि डिज़ाइन के लिए भी लोग नियुक्त होते हैं। अखबार और पत्रिकाएं छापने वाली मशीन पर काम करने वाले लोग भी होते हैं। फिर प्रसारण वितरण, मतलब इसमें भी बहुत सारे लोगों को नियुक्ति दी जाती है और नौकरी मिलती है, ठीक है। न्यू मीडिया से खुद को कैसे जोड़े? अब जो न्यू मीडिया है उससे खुद को हम कैसे जोड़ सकते हैं? न्यू मीडिया के इंटरनेट माध्यम से चलने वाले मंचों पर बहुत सारी जगहें अभी भी खुली हैं, जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम। ये सारे माध्यम से जुड़कर तो आप में बहुत ज्यादातर लोग अपने समूह के लोगों के साथ विचार का आदान प्रदान करते ही हैं। यूट्यूब जैसे कुछ ऐसे माध्यम भी है जहाँ अपना खाता आप खोलकर अपने कार्यक्रम बनाकर डाल सकते हैं। वहाँ जितने अधिक लोग कार्यक्रम को देखते हैं उसी के अनुसार आपको कमाई का हिस्सा भी मिलता है, ठीक है। हर एक युवा अपना यूट्यूब पर चैनल खोलकर बैठा है, अपने कार्यक्रम पेश करता है और कमाई करता है। अब तो इतने सस्ते डिजिटल उपकरण आ गए हैं कि बहुत सारे युवा मोबाइल जैसे उपकरणों से ही फिल्में तक बना लेते हैं, उसी के कैमरे से शूट करते हैं, उसी पर संपादन करते हैं, उसी पर फिल्में तैयार करते हैं, यानी एडिटिंग भी उसी पर कर लेते हैं, ठीक है। उसी पर अपनी फिल्मिंग कर लेते हैं मोबाइल फोन्स पर, और इसके अलावा फिर उसके उसी पर अपलोड कर देते हैं, और इसी से फिल्में भी बनाना यहाँ से इन्होंने शुरू कर दिया। फिर व्हाट्सएप, फेसबुक आदि पर प्रसारित किए जाने वाले संदेश, चुटकुले, और उसे अपनी अभिव्यक्ति का मंच उन्होंने बना लिया है, ठीक है। कोई दूर दराज में कोई बैठा है, उसको संस्कृति, संगीत, साहित्य, कला इनसे संबंधित कोई भी सामग्री देखनी है तो वो यूट्यूब पर देख सकता है। किसी को कुकिंग के बारे में कुछ देखना है तो वो यूट्यूब पर देख सकता है। अब आते हैं पाठ्य प्रश्न। इनमें से किसे न्यू मीडिया का हिस्सा नहीं माना जाता? अखबार को, टीवी को, फेसबुक को या यूट्यूब को? तो इसका आंसर है अखबार को, ठीक है। टीवी तो न्यू मीडिया है। यूट्यूब पर क्या नहीं कर सकते? अखबार पढ़ना, संगीत सुनना, समाचार सुनना या पढ़ाई लिखाई करना? तो आंसर है अखबार पढ़ना। अखबार थोड़ी ना पढ़ सकते हम यहाँ पर। विज्ञापन इनमें से क्या नहीं करता? प्रचार करना, जागरूकता फैलाना, भ्रम फैलाना या सूचनाएं पहुंचाना? तो इसका आंसर है भ्रम फैलाना। विज्ञापन इसमें से भ्रम नहीं फैला सकता, ठीक है। अब आ गया आपने क्या सीखा, ये इसके बारे में है, आपने क्या सीखा, सीखने के क्या प्रतिफल मिले आपको, और उसके बाद आपके क्वेश्चन आ गए। बस यहाँ पर आपका चैप्टर खत्म हो गया, क्वेश्चन आ गए। जनसंचार माध्यमों से समाज को क्या लाभ होता है, उदाहरण सहित लिखना है। तो इतना समझा दिया, उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन तो आप खुद से कर ही लेंगे। जनसंचार माध्यम से समाज को बहुत से लाभ होते हैं। इससे समाज जो है अपने विचारों को आदान प्रदान कर सकता है। उससे सबसे बड़ी जो बात है वो है सूचनाओं का लोगों को बहुत ज़्यादा जिज्ञासा रहती है और सूचनाएं वो आराम से पा सकता है, ठीक है। संचार माध्यमों के विकास के बारे में विस्तार से वर्णन कीजिए। सबसे पहले विकास कैसे हुआ? सबसे पहले जो विकास हुआ जनसंचार माध्यम का, पहले अखबार आए, ठीक है। लेकिन अखबार से भी पहले क्या हुआ था? पहले लोग क्या करते थे? पहले लोग जो है मनुष्य रहते थे, मतलब कि राजा महाराजा के टाइम पे क्या होता था कि वो लोग अपने संवाददाताओं को रखते थे। संवाददाता क्या करते थे? वो उन्हें बताते थे कि दूसरे देश में या दूसरे राज्य में क्या हो रहा है। फिर उसके बाद क्या आया? उसके बाद अंग्रेज आए तो डाक सेवा शुरू कर दी उन्होंने, यानी कि चिट्ठी वगैरह लिखना। फिर उन्होंने अखबार का उसमें चलन चलाया। अखबार के बाद क्या हुआ? अखबार के बाद यहाँ पर रेडियो स्टार्ट किया गया। रेडियो स्टार्ट हुआ तो उसके बाद यहाँ पर टीवी वगैरह स्टार्ट हुआ। फिर उसके बाद नया जो है न्यू मीडिया यानी कि सोशल मीडिया का यहाँ पर गठन हुआ, ठीक है। ये आपको लिखना है, सोशल मीडिया। जनसंचार माध्यमों की कार्यप्रणाली के बारे में उल्लेख से बताना है, ये आप कमेंट करके बताएंगे। न्यू मीडिया यानी नए जनसंचार माध्यम से क्या तात्पर्य है? इसके अंतर्गत आने वाले माध्यमों के बारे में अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। इतना पढ़ा दिया, उम्मीद करती हूँ ये तो आप खुद से ही कर लेंगे। सोशल मीडिया के फायदे और नुकसान के बारे में तर्क सहित उत्तर देना है। सोशल मीडिया के क्या फायदे हैं? सोशल मीडिया के बहुत सारे फायदे हैं। हम जहाँ अपनी चीज़ों को लिखकर SMS के जरिए बताते थे, अब हम अपनी चीज़ों को, अपनी भावनाओं को या अपनी जो भी हमने उपलब्धियां हासिल
हासिल करी हैं उनको हम फ़ोटोज़ के ज़रिए या फिर अपनी वीडियोज़ के ज़रिए दूसरों तक पहुँचा सकते हैं। नुकसान क्या है, लोगों को बहुत लत लग चुकी है इसकी और वो इस चीज़ को छोड़ने को तैयार नहीं है। इसके अलावा उसमें जो है लोगों को भूख नहीं लगती अब इनके चक्करों में, ठीक है? इतनी लत लग चुकी है कि भूख नहीं लगती है। लोग पतले होते जा रहे हैं, उनके पाचन तंत्र कमज़ोर होता जा रहा है, आँखें कमज़ोर होती जा रही है, तो बहुत सारी समस्याएँ भी इससे आई हैं। विज्ञापन के क्या लाभ हैं, उदाहरण सहित लिखना है। विज्ञापन के 3 लाभ मैंने आपको बताए थे। पहला लाभ, जो कंपनियाँ इनको छापती हैं उनको इनसे कमाई होती है, ठीक है? उसके बाद सेकंड लाभ, जो विज्ञापन करता है यानी जो विज्ञापन दे रहे हैं उनको, जो जो विज्ञापन, मान लीजिए मैं एक कंपनी हूँ और मुझे विज्ञापन देना है, मुझे अपना विज्ञापन छापना, उनको ये लाभ होता है कि उनके पास कस्टमर्स आते हैं, ग्राहक आते हैं, ठीक है? और थर्ड जो लाभ है वो होता है कस्टमर्स को यानी कि ग्राहकों को। उनको ये लाभ होता है कि उनको ये पता, उनको चॉइस मिल जाती है कि कौन सा आप कह सकते हैं कौन सा प्रोडक्ट उनको खरीदना है, कौन सा उत्पादक उनके लिए सही है, कौन सा नहीं, ठीक है? तो ये आपको पूरा उदाहरण सहित लिखना पड़ेगा। ये था आपका पूरा चैप्टर। उम्मीद करती हूँ ये चैप्टर आपको पसंद आया होगा, और चैप्टर पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने सभी साथियों के साथ। इसके अलावा चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। लास्ट चैप्टर आपका रह गया, वो जब भी जल्दी से जल्दी करवा दूंगी, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।